हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नवे एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ फिर से उत्तराखंड का इतिहास के साथ मध्यकालीन इतिहास के साथ और चंद वंश के बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पहले मैं 2 वीडियोज़ इसमें अपलोड कर चुका हूं। इससे पहले आपने आपने उसमें देखा होगा। अगर आप यूके ट्रिपल एस सी की आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो यूके ट्रिपल एस सी का जो अभी पेपर बनाने का जो पैटर्न जो दिख रहा है, तो उत्तराखंड पीसीएस का जो पेपर आता है तो इन्हीं चीज़ों से आपके पास पूछा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और साथ ही अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो जैसे अपलोड करता हूं सबसे पहले आपके पास फ्री में उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक भाग 3 इसका जो लेके चल रहा हूं, कुमाऊं का चंद्रवंश का। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दो कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज पढ़ने वाले हैं हम इसका चंद्रवंश का तीसरी जो इतिहास के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों, इससे पहले मैं सेकंड पार्ट इस वीडियो का अपलोड कर चुका हूं। चंद्रवंश का 2 पार्ट में अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने पहले पार्ट में तो रुद्रचंद तक पढ़ा था और दूसरे पार्ट में मैंने लक्ष्मीचंद से और ज्ञानचंद तक लेके चले हैं। ठीक है, लक्ष्मीचंद से ज्ञानचंद तक हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ज्ञानचंद का बेटा हुआ था जगतचंद, जो कि ज्ञानचंद के बाद गद्दी पर बैठा था। तो हम यहाँ से आज डिस्कस करेंगे। इससे आगे हम यहाँ पे कुमाऊं के चंद्रवंश का इतिहास समझेंगे। इन्होंने भी गद्दी पर बैठते ही पिंडारी और लोहबा के रास्ते गढ़वाल पर आक्रमण किया, जिस कारण विवश होकर राजा को देहरादून भागना पड़ा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ऊपर बताया था कि यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन ऐसी थी कि जैसे इनका एक रोल बन चुका था कि डोटी पे चढ़ाई करनी है, यानी कि नेपाल पे चढ़ाई करनी है, और अब इसी के साथ इन्होंने गढ़वाल पर भी चढ़ाई करने का एक नियम सा बना लिया था। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या किया, गद्दी पर बैठते ही इन्होंने गढ़वाल के क्षेत्र पर भी आक्रमण किया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि विवश होकर जो गढ़वाल के राजा जो थे उनको देहरादून भागना पड़ा। गढ़वाल का राज्य इन्होंने एक ब्राह्मण को दे दिया और दिया हुआ जो लूटा हुआ धन जो था वो सिपाहियों में बांट दिया। साथ ही कुछ धन नजराने के रूप में दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के पास लेके चले गए। तो मोहम्मद शाह जो रहा है वो मोहम्मद शाह किस वंश का शासक था? वो था सैयद वंश का शासक था। देखिए, बीच बीच में आपके पास हिस्ट्री से रिलेटेड जो यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं उसके टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जो मोहम्मद शाह जो था वो सैयद वंश का शासक था। इसने मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी। तो ये सैयद वंश का था और सैयद वंश का जो इतिहास रहा है तो वो कब से 1414 से, ठीक है, और 1526 के आसपास तक ये रहा है। 1451 तक वैसे रहा है। तो इसमें बाद में इसमें फिर लोधी वंश यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो 1451 से 1526 तक लोधी वंश ने शासन किया था, क्योंकि उसका अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोधी को मारकर बाबर ने 1526 से पानीपत के युद्ध में उसको मार दिया था। फिर उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो मोहम्मद शाह के पास उसको भेजा और इन्होंने जुए पर भी पूरे कर लगवाया था। एटकिंसन के अनुसार राजा ने यह आमदनी भी राजा के दरबार में दिल्ली भेज दी थी। तो जो भी आमदनी जुए से होती थी उसको भी क्या कर देता था, वो दिल्ली भेज देता था। वह बहुत मिलनसार और प्रजाप्रिय राजा था। इसके शासनकाल में चंद वंश जो था वो चरमोत्कर्ष, मतलब जो यानी कि बहुत बड़ी जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ज़्यादा उसने ऊंचाइयों पर पहुंच गया था, जिस कारण से कुमाऊं का स्वर्ण युग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आ गया है। चंद वंश के किस शासक के काल को कुमाऊं का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो जगत चंद के शासनकाल को कहा जाता है। इसके समय में 2 ग्रंथ लिखे गए, यानी कि टीका जगत चंद्रिका और टीका दुर्गा, जो कि जो टीका दुर्गा की राजा जो थी देवीचंद झीजार ताम्रपत्र में इसे महाराज कुमार, ठीक है, तो झीजार जो ताम्रपत्र है इसमें इसे महाराज कुमार व श्रीदेवी सिंह गुसाई जीव कहा जाता है। इसी काल में चाटुकारिता के धन खर्च के कारण इसे कुमाऊं का तुगलक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने कुमाऊं का बलबन की बात यहाँ पे ऊपर आपके साथ की थी, ठीक है, जो रुद्रचंद के बारे में बताया था। और अभी यहाँ पे बात आई है कुमाऊं का तुगलक की बात यहाँ पे हो रही है। तो यानी कि कुमाऊं का तुगलक किसे कहा जाता है? जगत चंद को कहा जाता है। अगला आता है राजा अजीत चंद। राजा देवीचंद का कोई वारिस न होने के कारण राजा ज्ञानचंद के नाती अजीत चंद को गद्दी पर बैठाया गया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जब बेटा वारिस नहीं था तो नाती कहाँ से हो गया? तो यहाँ पे हुआ था कि जब युद्ध हुआ था उस समय इसके बेटे की मृत्यु हो गई थी, राजा अजीत चंद के बेटे की मृत्यु हो गई थी। देन उसके बाद उसका जो बेटा था, यानी कि राजा अजीत चंद का नाती जो था, पोता जो था उसका, उसको बैठाया गया। यह राजा दरबारियों के हाथ ही की कठपुतली मात्र था। सारा राजकाज जो था वो मानिक गेंडा और पूरनमल गेंडा बिष्ट के हाथ में था, जो कि बहुत बड़ा, यानी कि इसको कह सकते हैं कि षड्यंत्रकारी दो इनके लिए कहलाए। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बहुत अन्याय किया और गेंडागर्दी के नाम से उस अन्याय को जाना जाता है। जो उसका काल जो रहा है मानिक गेंडा और पूरनमल गेंडा,
यानी कि कुल मिला के संरक्षक के रूप में दोनों का जो कार्यभार जो था वो दोनों संभालते थे। नाम मात्र के रूप में अजीत चंद क्या था, राजगद्दी पर बैठा हुआ था। राजा अजीत चंद भी गेंडागर्दी के शिकार हुए थे। उन्हें भी मानिक चंद और पूरन चंद ने, जो राजा अजीत चंद जो थे वो गेंडागर्दी यानी कि उस अन्याय के शिकार हुए, जिसमें क्या कि मानिक चंद और पूरन चंद ने उनको मार कर क्या कर दिया था, लकवा ग्रस्त कर दिया था और अंत में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। देन उसके बाद राजा कल्याण चंद चतुर्थ जो थे वो शासनकाल में यानी कि राजगद्दी पर बैठे। राजा अजीत चंद की मृत्यु के बाद उनके 18 दिन के बेटे कल्याण चंद चतुर्थ को उत्तराधिकारी बनाया गया। इसके समय में 1730 से 1737 के मध्य कुमाऊं पर रोहिलों बरेली यानी कि बरेली के मुसलमान यानी कि रोहिलों का आक्रमण हुआ। उन्होंने अल्मोड़ा पहुंचकर सारे मंदिर क्या कर दिए, नष्ट कर दिए, तोड़ फोड़ दिए। यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे मंदिर अल्मोड़ा पर आक्रमण किया और सारे मंदिर तोड़ दिए। सोने चांदी की मूर्तियाँ, कलश, बर्तन आदि गलाकर सब अपने साथ ले गए। रोहिलों ने राजसी दफ्तर और कागजात जलाए गए थे, जिससे कुमाऊं के इतिहास को भारी नुकसान हुआ था। यानी कि जो कुमाऊं का इतिहास आज है जो हमें पढ़ने के लिए मिलता, शायद वो कुछ और भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके के जो राजसी दफ्तर और कागजात जला दिए गए थे तो उससे इसके बारे में काफ़ी कम जानकारी हमें मिलती है। रोहिलों ने 7 माह तक कुमाऊं में रहे। जो रोहिले जो थे वो 7 माह तक कुमाऊं में रहे। चंद शासकों और इनके बीच एक संधि हुई थी, जिसमें इनको एवज के रूप में यानी कि एवज में राजा ने रोहिलों को 3 लाख रुपए नगद दिए थे। जो कि अब यहाँ पे थोड़ा सा गढ़वाल के राजा के बारे में यहाँ पे डिस्कशन में मिलता है, जो कि राजा कल्याण चंद ने गढ़वाल के राजा प्रदीप शाह से उधार लिए थे। तो यहाँ पे जो था कल्याण चंद ने जो राजा जो जब उनको 3 लाख एवज देने पड़े थे यानी कि एक संधि के रूप में यहाँ पे देने पड़े थे, तो राजा जो थे उन्होंने कल्याण चंद ने वो गढ़वाल के राजा तत्कालीन राजा, देखिए अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा कल्याण चंद चतुर्थ के समय गढ़वाल के शासक कौन थे, तो कौन थे, नरेश प्रदीप शाह थे। इन्हीं से उन्होंने मदद मांगी थी, तो जिसके बाद उनको उधार दे दिए गए थे। ठीक है। राजा प्रदीप शाह और अपने पुत्र राजा प्रदीप शाह अपने पुत्र के साथ राजा कल्याण चंद्र को लाए और उन्होंने कुमाऊं की गद्दी पर विराजित किया। यानी कि क्योंकि गद्दी से तो हटा दिए गए थे कुमाऊं जो कल्याण चंद्र थे, क्योंकि उन्हें एवज के रूप में 3 लाख रुपए देने पड़े थे। तो 3 लाख रुपए जो उधार के रूप में प्रदीप शाह ने उनको क्या कहते हैं उपलब्ध करवाए और साथ ही उनको अपने साथ ले जाकर फिर से कुमाऊं की गद्दी पर विराजित किया। इसने अल्मोड़ा में चौमेला महल का निर्माण करवाया था। तो चौमेला महल का निर्माण, एक पॉइंट आपके पास फिर से आ गया है, चौमेला महल का निर्माण अल्मोड़ा में किसने करवाया था, कल्याण चंद चतुर्थ ने करवाया था। देखिए चौमेला महल कहाँ पर स्थित है, अल्मोड़ा में है, और किसने करवाया था, कल्याण चंद ने इसको बनवाया था। साथ ही यहाँ पे बात कर सकते हैं कि फिर से यानी कि बालो कल्याण यानी कि कल्याण चंद चतुर्थ को कुमाऊं की राजगद्दी पर पुनः किसने विराजित किया था, तो राजा प्रदीप शाह ने विराजित किया था। ठीक है। कवि सिंह ने कल्याण चंद्रोदय की रचना की थी। अंत समय में इनकी आंखों की बीमारी के कारण इनको जो अंत समय में इनको क्या हो गई थी, आंखों की बीमारी इनको हो गई थी, जिस कारण राजा की मृत्यु से पहले उन्होंने अपने अवयस्क जो पुत्र थे दीपचंद को राजगद्दी पर बैठा दिया और पंडित शिव जोशी को या शिवदत्त जोशी को कुमाऊं को राज्य का संरक्षक बनाया। तो देखो कुमाऊं का बैरम खां, देखो अकबर और बैरम खां को याद कीजिए आप, क्योंकि जब अकबर जो था अवयस्क यानी कि 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उसी समय क्या गया था, अकबर 14 वर्ष के आसपास का था, तो उसको क्या कर दिया था, राजगद्दी पर बैठा दिया गया था और उसके संरक्षक के रूप में किसको नियुक्त किया गया था, बैरम खां को नियुक्त किया गया था। तो इस चीज़ आप इसको थोड़ा याद कीजिए, बैरम खां और अकबर को। तो इसीलिए इसको बैरम खां यानी कि शिवदत्त जोशी को कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता है, क्योंकि इसको दीपचंद यानी कि जो छोटा था, कल्याण चंद की जब मृत्यु हुई थी तो उसके पुत्र 14 दिन के पुत्र दीपचंद को उत्तराधिकारी बनाया गया था और साथ ही इसके संरक्षक के रूप में बैरम खां को नियुक्त किया गया था। इसलिए शिवदत्त जोशी या पंडित शिवदत्त जोशी को कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे राजा अजीत चंद के बारे में। इसके समय सबसे महत्वपूर्ण जो घटना थी वो थी पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761 में हुआ था, जो कि किसके साथ हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठाओं की हार हुई थी। लेकिन मराठों की हार होते हुए भी वहाँ पे सदाशिवराव जो थे उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ा, अदम्य साहस पे दिखाया। तो अहमद शाह ने वहाँ पर सिर झुकाया, वो जीतते हुए भी हार गया था वहाँ पे, उसने ऐसा साहस कहीं नहीं देखा था जैसा उसने मराठाओं के साथ देखा था और उसने साथ ही कसम खाई कि वो दोबारा कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। ठीक है। तो किस किस के बीच हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली के मराठाओं के साथ भी यहाँ पे कुछ कुमाऊं के शासकों ने भी यहाँ पे साथ दिया था, अहमद शाह अब्दाली का यानी कि मुगल सेना का यहाँ पे जो साथ दिया था यहाँ पे। तो साथ ही इसमें
मराठाओं के भी कुछ साथ थी, जो अन्य राजपूत जो थे, स्थानीय राजपूत जो थे, तो उन्होंने भी साथ दिया था, लेकिन बीच में उन्होंने उससे धोखाधड़ी कर दी थी। इसके बारे में हिस्ट्री में आपके साथ डिस्कस करूँगा प्रॉपरली, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे सिर्फ कि पानीपत का तीर्थ युद्ध कब हुआ था, 1761 में हुआ था। तो जिसमें मराठा के विरुद्ध दिल्ली सल्तनत ने कुमाऊं नरेश से मदद मांगी थी, जिसकी मैंने जैसे मैं आपको पहले बताया था कि जो मराठा के विरुद्ध यानी कि मराठाओं के खिलाफ जो दिल्ली सल्तनत ने क्या की थी, नरेशों से क्या की थी, मदद मांगी थी। 4000 कुमाऊनी सैनिक सेनापति हरिराम और सेनापति बीरबल के नेतृत्व में सेना भेजी गई, और इस लड़ाई में कुमाऊं सेना ने और रोहिलों ने एक साथ मिलकर मराठों का सामना किया था, जिसमें कुमाऊं की सेना ने अपने अदम्य साहस का पे परिचय दिया था, ठीक है। और युद्ध खत्म होते ही 1762 में कुमाऊं सेना वापस आ गई। युद्ध खत्म होते ही 1762 में कुमाऊं सेना वापस आ गई। राजा दीपचंद के समय की इसने दूसरी घटना ये है कि इसने गढ़वाल के राजा प्रदीप शाह के साथ भी युद्ध कर दिया, जबकि इससे पहले हमने क्या पढ़ा इसमें कि राजा प्रदीप शाह ने इसके पिता यानी कि रुद्रचंद को कल्याण चंद्र को क्या किया था, फिर से पुनः राजगद्दी पर यानी कि कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठाया था और उनकी मदद की थी, लेकिन इसने उन्हीं पर आक्रमण कर दिया, प्रदीप शाह पर ही आक्रमण कर दिया, जिसमें प्रदीप शाह ने इस प्रकार से कुछ 3 मांगे यहाँ पे रखी थी उन्होंने। तो पहला उन्होंने ये रखा कि राजा दीपचंद उन्हें चाचा मानकर पत्रों में जयदेव लिखें। चाचा मानकर मतलब ये था क्योंकि जो मित्रता जो बड़ी थी यहाँ पे राजा दीपचंद और जो कल्याण चंद्र चतुर्थ के बीच में, तो इस तरीके से उसको अपना भाई मानते थे और कहा कि वो हमें इसी तरीके से मुझे अपना चाचा माने, ठीक है। दूसरी उसने ये शर्त रखी कि कुमाऊं द्वारा दबाए गए सभी गढ़वाल के जो भी क्षेत्र है वो वापस करे, अन्यथा गढ़वाल के राजा कुमाऊं पर अधिकार कर लेंगे। साथ ही दूसरी शर्त ये थी कि कुमाऊं का जो जितने भी कुमाऊं यानी कि जो प्रदीप शाह ने के जितने भी जो कल्याण चंद्र जितने भी गढ़वाल के जो क्षेत्र जो विजित किए हुए हैं यानी कि जीते हुए हैं उनको वापस कर दे, वरना गढ़वाल जो है कुमाऊं पर आक्रमण कर देगा। तीसरे रखा कि रामगंगा को गढ़वाल और कुमाऊं की सरहद मान लिया जाए। तो पहली 2 शर्तें तो दीपचंद ने मान ली थी कि वो उनको चाचा बुलाए, चाचा माने और जयदेव उनको पत्रों में लिखवाए, ठीक है। और दूसरी ये थी कि जो कुमाऊं जो भी क्षेत्र उसने गढ़वाल के जीते वो वापस करने के लिए तैयार थे, लेकिन रामगंगा को वो गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा मानने के लिए तैयार नहीं था, उसकी सरहद मानने के लिए तैयार नहीं था। तो 2 शर्तें मान ली थी, तीसरी तरफ मानने के लिए उसने इनकार कर दिया था और अपने सलाहकारों की बात में आकर उसने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, जिसमें गढ़वाल के राजा की बुरी तरह हार हुई थी। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तामाखोट के पास ये युद्ध हुआ था, यहाँ पे तामाखोट का युद्ध भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो तामाखोट का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, दीपचंद है ना, दीपचंद और प्रदीप शाह के बीच हुआ था, ध्यान रखिए इस चीज़ को, दीपचंद और प्रदीप शाह के बीच हुआ था। अब यहाँ पे जो हुआ था इसमें प्रदीप शाह की बुरी तरीके से हार हुई थी, राजा किसी तरीके से जान बचाकर जैसे तैसे वहाँ से भाग खड़ा हुआ। पंडित शिव जोशी ने राजा का पीछा नहीं करने की बात कही और अपने धर्म और बहादुरी का यहाँ पे कार्य किया, जिससे राजा प्रदीप शाह उनसे बहुत प्रभावित हुए और फिर उन्होंने यानी कि जो राजा शिवदत्त जोशी, पंडित शिवदत्त जोशी जो थे, तो या शिवदेव या शिवदत्त जोशी जो थे, उन्होंने दोनों के राजाओं के बीच संधि करवाई, यानी कि दीपचंद और प्रदीप शाह के बीच में पगड़ी का यहाँ पे आदान प्रदान हुआ और साथ ही उन दोनों के बीच फिर से दोबारा से जो पहले भाईचारा था वैसा ही पहला की तरह भाईचारा आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, ठीक है। पंडित शिवदेव जोशी ने कुशलता से राज्य चलाए और साथ ही ज़रूरत पड़ने पर दमनकारी नीति भी अपनाई। उसने राज्य को चलाए साथ ही उसने अगर दमनकारी यानी कि किसी भी चीज़ का दमन यानी गलत चीज़ का दमन करना है, खात्मा करना है, तो वैसे भी उसने नीति अपनाई। ऐसे नहीं रखा कि एक प्रेम भाव से ही नहीं रहा, यानी कि सरल भाव से ही नहीं रहा, जहाँ पर उसको क्रूरता दिखानी तो आपस में क्रूरता भी दिखाई और जहाँ पर सरल भाव से चलना वहाँ पर सरल भाव भी दिखाया, ठीक है। राजा की इन पर कृपा बनी रही और 1764 में शिवदेव जोशी का जो था निधन हो गया था, जिसके साथ ही चंद वंश उखड़ने लगा था, क्योंकि ये बहुत ही जो समझावा सुझावा आदमी था शिवदत्त जोशी, और एक इसीलिए संरक्षक के रूप में भी उनको रखा गया था। और जैसे इनकी मृत्यु हुई तो चंद वंश क्या गया था, उखड़ने यानी कि बिखरने लग गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे राजा मोहनचंद ने राजा दीपचंद और उसके दोनों पुत्रों को, नेक्स्ट में आप देख रहे हैं राजा मोहनचंद ने जो राजा दीपचंद यानी कि दीपचंद और उसके 2 पुत्रों को षड्यंत्र के साथ उसको दोनों रचकर उनको मार डाला था। मोहनचंद के नाम से गद्दी और मोहनचंद के नाम से गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। तो मोहन सिंह ने दीपचंद और उसके दोनों पुत्रों के षड्यंत्र रचकर मार दिया और फिर मोहन सिंह या जो था वो मोहनचंद के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने बहुत बड़ा यहाँ पे रोल है इसका जो चंद वंश को ख़त्म करने में, ठीक है। इसी राजा के समय गढ़वाल के राजा ललित शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया। देखिए अब आपके पास दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये चीज़ आ गई कि सबसे पहले आपके पास बात आएगी कि जो
गढ़वाल का कौन सा राजा था जिसने कुमाऊं पर आक्रमण किया था? तो ललित शाह था। ठीक है, ललित शाह किसका पुत्र था? प्रदीप शाह का पुत्र था। ठीक है, किया और उसे अपने अधीन कर लिया। मोहनचंद ने खूनी शासन पर अंकुश लगाने के लिए शिवदेव जोशी ने ललित शाह को पत्र भेजा। ठीक है, सेनापति प्रेमपति खंडूड़ी के नेतृत्व में सेना आगे बढ़ी और अल्मोड़ा को जीत लिया। मोहनचंद अपनी जान बचाकर लखनऊ के नवाब की शरण में चला गया और फिर वहां से रामपुर जा पहुंचा। तो उसने जो ललित शाह यानी कि शिवदेव जोशी ने जो उसने इस तरीके से जब षड्यंत्र रचकर वो खुद अपनी गद्दी पर वहाँ पे बैठ गया था, तो शिवदेव जोशी ने ललित शाह को बुलाया कि उसको पत्र भेजा कि वो कुमाऊं को इस जो दुविधा या इस संकट से मुक्त करवाए। तो उन्होंने क्या क्या कि अपनी सेना भेजी और वहाँ से मोहनचंद्र को बाहर खदेड़ दिया और मोहनचंद्र भागकर चले गया लखनऊ के नवाब के पास। साथ ही उन्होंने अपने पुत्र यानी कि प्रद्युम्न, देखो इनके दो पुत्र थे। ठीक है, तो छोटा पुत्र था प्रद्युम्न शाह, तो प्रद्युम्न शाह को उन्होंने भेज दिया था कुमाऊं में और प्रद्युम्न चंद के नाम से उसको वहाँ पर राजगद्दी पर बैठा दिया। जिस प्रकार से कुमाऊं और गढ़वाल पर दोनों जगह क्या हो गया था, इस हिसाब से शाह वंश यानी कि परमार वंश का शासन हो गया था। लेकिन उन्होंने शाह नहीं बल्कि क्या किया, चंद वंश के हिसाब से अपने बेटे को उसका धर्मपुत्र बनाकर यानी कि दीपचंद का धर्मपुत्र बनाकर प्रद्युम्न चंद के नाम से राजगद्दी पर बैठाया। राजा ललित शाह ने अल्मोड़ा पहुंचकर से पंडित शिव जोशी की सलाह पर अपने पुत्र यानी कि अपने बेटे जो छोटे बेटे जो थे प्रद्युम्न शाह को राजा दीपचंद के दरबार में भेजा और राजा दीपचंद के धर्मपुत्र की भांति धर्मपुत्र मानकर उसको उसकी गद्दी पर बैठाया और उसका वहाँ का राजकाज चलाने को कहा था। ठीक है, बनाकर प्रद्युम्न चंद के नाम पर चंदों की गद्दी पर बैठाया था। राजा ललित शाह की मृत्यु मलेरिया से होने के कारण उनके बड़े पुत्र जयकीर्ति शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठे। देखिए दो पुत्र थे उनके, ललित शाह हो गया और जयकीर्ति शाह हो गया। ललित शाह के दो पुत्र थे, प्रद्युम्न शाह और जयकीर्ति शाह। तो प्रद्युम्न शाह छोटे पुत्र थे, उन्होंने छोटे पुत्र को कहाँ भेज दिया, कुमाऊं में भेज दिया, और बड़े पुत्र को यानी कि गढ़वाल के आपके पास यहाँ पर गढ़वाल की गद्दी पर बैठा, क्योंकि बैठना पड़ा था जब ललित शाह की मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि साहब यानी कि परमार वंश का वह कौन सा राजा है जिनके दोनों पुत्रों ने गढ़वाल और कुमाऊं पर एक साथ शासन किया था, यानी कि एक पुत्र गढ़वाल का था एक पुत्र कुमाऊं का था, तो वो था ललित शाह था। क्वेश्चन इस तरीके से आपके पास बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि वह कौन सा राजा था जिसने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों पर शासन किया था, तो वो तो प्रद्युम्न शाह था। उसके बारे में आगे बढ़ने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, राजा जयकीर्ति शाह ने राजा प्रद्युम्न चंद को पत्र लिखा कि वे यथोचित सम्मान दिखाएं और पत्र द्वारा भी सम्मान सूचित करें, जिसके जवाब में प्रद्युम्न शाह ने कहा कि कुमाऊं कभी भी गढ़वाल की महत्ता स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि अब यहाँ पे एक जयकीर्ति शाह एक तानाशाही रूप में यहाँ पे आ चुके थे, तो उन्होंने क्या किया कि उनको बताया कि प्रद्युम्न शाह को बताया कि वो अपनी तरीके से यानी कि कुमाऊं के लिए यानी गढ़वाल के लिए इज्जत दिखाएं, सम्मान दिखाएं, और पत्र में भी उस प्रकार तरीके से इज्जत या सम्मान दिखाएं। लेकिन प्रद्युम्न शाह ने वहाँ से मना कर दिया और कहा कि कभी भी कुमाऊं ने गढ़वाल की जो महत्ता यानी कि गुलामी स्वीकार नहीं की है, और वह जिस गद्दी पर बैठे हैं उसकी प्रतिष्ठा के लिए वो किसी भी तरीके से कार्य करने के लिए और कहीं तक भी गुजरने के लिए तैयार हैं। जिससे सुनकर जो जयकीर्ति शाह जो थे वो निरुत्तर हो गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन वो रूठ गए थे। उसका फ़ायदा उठाया था मोहनचंद ने। ठीक है, अब फिर से जो मोहनचंद भाग चुका था, जब ललित शाह ने उसको भगाया था वहाँ से, लखनऊ के नवाब में जा चुका था वो, लखनऊ नवाब की शरण में, लेकिन फिर से वो यहाँ पे वापस आ चुका था। उसने ये देखा कि प्रद्युम्न शाह और जयकीर्ति शाह के बीच की टक्कर उसने देखी, क्योंकि जो जयकीर्ति शाह कहीं ना कहीं दिल से रूठ चुके थे अपने भाई से, और उनके मन में भी एक चीज़ आ गई थी कि इनसे बदला लेना है। ठीक है, तो उसका फ़ायदा उठाया था मोहनचंद ने। उसने फिर से गद्दी पर बैठने का प्रयास किया और उसने 1400 नागों की फौज लेकर वो मोहनचंद ने एक फिर से प्रयास किया, जिसे हर्षदेव जोशी ने विफल कर दिया था। ठीक है, तो हर्षदेव जोशी ने इसको क्या कर दिया था, पूर्ण तरीके से यहाँ पर क्या कर दिया था, विफल इसको समाप्त कर दिया था। किसको, जो उसने आक्रमण वहाँ पर किया था हर्षदेव मोहनचंद ने कुमाऊं पर जो आक्रमण किया था, उस समय शासक कौन था वहाँ पर, ध्यान रखिए आपके पास प्रद्युम्न चंद शासक था। कौन था, प्रद्युम्न चंद शासक था। तो उसने नागों की फौज के साथ उसने किया था, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि कुमाऊं की सेना ने आक्रमण, तो जयकीर्ति शाह ने जो यानी कि हर्षदेव जोशी ने वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इसका वहाँ पर कह सकते हैं कि नेतृत्व वहाँ पे क्या कि जिससे नागा जो सेना थी उनको यहाँ से भागना पड़ा। इसी बीच हुआ ये कि जयकीर्ति शाह ने भी इस पर आक्रमण कर दिया
कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया, प्रद्युम्न शाह पर आक्रमण कर दिया, या हम बोल सकते हैं कि प्रद्युम्न चंद पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इसमें उसकी हार हुई और वो मारा गया। जयकीर्ति साहब यहाँ पर मारा गया। जिस तरीके से अब यहाँ पे दोनों जगह पे आप देखिए, मैंने आपको पहले बताया था ना, इसमें हर्षदेव जोशी को ध्यान रखें, आपके पास एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे आता है, हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का शिवाजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास देखिए, मैं उपनाम की वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए, कुमाऊं का शिवाजी कहा जाता है हर्षदेव जोशी को, और गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है फतेह शाह को। किसको कहा जाता है? फतेह शाह को गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है। कुमाऊं का शिवाजी कहा जाता है हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पास कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उपनाम से रिलेटेड क्वेश्चन तो हर बार हर पेपर में आपके पास पूछा जाता है, चाहे आप यूके ट्रिपल एससी का देंगे, चाहे आप उत्तराखंड पीसीएस का देंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपके पास ये जरूर पूछे जाते हैं। तो इसने क्या हुआ कि सुशिक्षित राजा के सामने जो नागार्जुन साधु थे वो टिक नहीं सके और वो हार के उनको भागना पड़ा। लेकिन उसी बीच में जयकीर्ति शाह ने कुमाऊं पर फिर से आक्रमण कर दिया और इसमें राजा की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के बाद पराक्रम शाह जो था उसने गद्दी पर बैठना चाहा, वो राजगद्दी पर बैठना चाहे, लेकिन उसके जो सेनापति जो थे या जो उसका राजपाट जो था उनमें से उन्होंने मना किया इस चीज़ के लिए। उन्होंने सीधी सी बात यानी कि पराक्रम शाह को वो अपना शासक बनाने को तैयार नहीं थे। तो उन्होंने कुमाऊं में हर्षदेव जोशी को पत्र लिखा और कहा कि गढ़वाल का जो राज्य का जो बंदोबस्त होगा वो प्रद्युम्न शाह या प्रद्युम्न चंद के अनुसार ही निश्चित किया जाए, तथा गढ़वाल और कुमाऊं का एक ही राजा हो, जो कि प्रद्युम्न चंद को ये फैसला सही लगा। और उन्होंने पराक्रम शाह के अतिरिक्त सभी को, अब ऑब्वियसली कि पराक्रम शाह को क्या पसंद आएगा वो चीज़ें, है ना, तो उसमें सभी को ये बात पसंद आई कि गढ़वाल और कुमाऊं का एक ही राजा होगा, प्रद्युम्न चंद या प्रद्युम्न शाह। ठीक है, तो गढ़वाल के प्रबंधन हेतु राजा प्रद्युम्न चंद गढ़वाल आए और कुमाऊं का राजपाट हर्षदेव जोशी को सौंपकर स्वयं प्रद्युम्न शाह ने, अब देखो यहाँ पे जब वो कुमाऊं आ गया से, ठीक है, कुमाऊं में गए और वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, कुमाऊं से गढ़वाल आए और अपना राज प्रबंधन उन्होंने फिर से गढ़वाल की राजगद्दी के, तो वो वैसे जीत चुके थे क्योंकि जयकीर्ति शाह को उन्होंने मार दिया था। ठीक है, अब वो गढ़वाल और कुमाऊं के इकलौते वो राजा बन चुके थे। तो क्या किया उन्होंने, वहाँ से गढ़वाल आए और गढ़वाल का प्रबंधन सौंप कर, यानी कि इसको क्या कहता है कि पूरा अपने अंडर में लेकर कुमाऊं का जो था प्रबंधन जो था या जो राजगद्दी के रूप में जो कार्यभार जो था वो उन्होंने दे दिया था, हर्षदेव जोशी को सौंप दिया और स्वयं वो प्रद्युम्न शाह के नाम से गढ़वाल की राजगद्दी पर बैठे। देखा, प्रद्युम्न चंद से अब फिर से वो प्रद्युम्न शाह बन चुके थे। 7 वर्ष तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन इसी बीच में फिर से मोहन चंद की बात फिर से आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो 7 वर्ष तक सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर से मोहन चंद की नज़र तो थी कि वो क्या करें, फिर से कुमाऊं के राजगद्दी पर बैठे। उसने फिर से क्या किया, षड्यंत्र का शिकार फिर से प्रद्युम्न चंद राजा जो थे वो मोहन चंद के प्रद्युम्न के जो थे शिकार हो गए, षड्यंत्र के शिकार हो गए। मजबूरन उन्हें कुमाऊं की राजगद्दी छोड़नी पड़ी तथा राजा मोहन चंद भटकते भटकते अंततः दोबारा राजा बनने में कामयाब रहा, जिस कारण वह गद्दी से बैठते समय पूरी तरह से, ठीक है, लुट चुका था, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, क्योंकि अब इसने सारा काम, उसने सारी चीज़ें तो किस पे लगा दी थी, युद्धों में लगा दी थी, सारा धन तो उसने युद्धों में लगा था, तो उसके पास बचेगा क्या फिर यहाँ पे। ठीक है, तो 7 वर्ष तक तो इसका शासन ठीक ठाक चलता रहा है, लेकिन फिर से कुमाऊं की गद्दी पर बैठने का जो उसका सपना जो था वो पूरा होने के लिए उसने फिर से कुमाऊं पर आक्रमण किया और इस बार वो सफल भी रहा वहाँ पर। ठीक है, और फिर उसने क्या कर दिया था, वहाँ पर अपना शासन चलाने लगा था, लेकिन उसके पास शासन चलाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसके पास फौज को यानी कि धन देने के लिए कुछ भी नहीं था, ना वो सैनिकों की सैलरी दे पाता था, ना वो प्रबंधन चला पाता। तो उसने क्या किया, तरह तरह के कर लगाने शुरू कर दिए, यानी कि जनता को लूटना शुरू कर दिया। तो राजा मोहन चंद ने जनता पर मांगा कर, जो एक मुख्य तौर पर जो था मांगा कर, इसने एक प्रकार का कर यहाँ पे लगाया था जिसको बोलते हैं मांगा कर, यहाँ पर लगा दिया था। पंडित हर्षदेव जोशी ने फौज जुटाकर मोहन चंद के विरुद्ध युद्ध किया और विजय प्राप्त की। फिर से यहाँ पे पंडित हर्षदेव जोशी ने क्या किया कि इसको फिर से पूरी अपनी सेना को फिर से एकत्रित किया और मोहन चंद को फिर से आक्रमण किया और इसको हरा दिया और इसमें विजय प्राप्त की। इसके बाद मोहन चंद की मृत्यु हो गई थी। मोहन चंद की मृत्यु के बाद हर्षदेव जोशी कुमाऊं के सर्वे सर्वा मतलब पूर्ण रूप से सारे जो सभी चीज़ें प्रबंधन से लेकर सारी चीज़ अब उन्हीं के पास एक राजा के रूप में वहाँ पे बन चुके थे वो। ठीक है, सर्वे सर्वा बन गए और वह अच्छी तरह जानते थे कि चंद के नाम से राज्य नहीं चल सकता है, तो उसे राज का संभाले रखा। तो उन्होंने कभी भी इस तरीके से नहीं किया कि उन्होंने चंद के नाम से, यानी कि अपना नाम, जैसे कि मोहन सिंह ने क्या किया था कि मोहन सिंह के बजाय मोहन चंद बन गया था, वो प्रद्युम्न शाह था तो प्रद्युम्न शाह की जगह पर प्रद्युम्न चंद कहा गया। तो उसने चंद राज्य नहीं चलाया, उसने चंद के नाम से राजकाज नहीं चलाया, बल्कि वो सिर्फ अपने नाम से, हर्षदेव जोशी के नाम से वो अपना राजकाज वहाँ पर चलाते रहे। राज्य का पूरा कार्यभार संभाला उन्होंने, लेकिन चंद नाम से नहीं संभाला, ध्यान रखिए इस चीज़ को। उसके बाद हुआ ये कि उद्योग चंद के एक रिश्तेदार जो थे कुंवर सिंह उन्हें मिले और उन्हीं को शिवचंद ने
1 वर्ष के लिए नाम मात्र का राजा बना दिया। अब देखिए जो कुंवर सिंह जो थे उद्योग चंद के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं, उनके कोई रिश्तेदार थे, उनके रिश्तेदार थे कुंवर सिंह, ठीक है। तो उन्हीं को उन्होंने फिलहाल के लिए शिवचंद के नाम से क्या किया था, 1 साल के लिए राजगद्दी पर बिठा दिया, ताकि जब तक वो इस चीज़ को संभाल सकते हैं कि उस सिचुएशन को, जो युद्ध की सिचुएशन थी या कोई भी चीज़ें थी, जब तक उसको संभाल पाते हैं तब तक के लिए उन्हें एक राजा बना जो कि चंद, ताकि ये लगे कि चंद वंश का ही यहाँ पर शासक रहा है, ठीक है। तो उन्हें चंद वंश के रूप में उसको बिठा दिया था। एंड लास्ट आपके पास आता है राजा महेंद्र चंद, जिसके बाद यहाँ से आपके पास कुमाऊं का जो यानी कि पूरा तरीके से हिस्ट्री खत्म हो जाता है, कुमाऊं के चंद वंश की हिस्ट्री यहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अब आप इसके बाद आता है राजा महेंद्र चंद, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पे पंडित हर्षदेव जोशी ज़्यादा दिनों तक राजकार्य नहीं संभाल पाए। 1788 में राजा मोहनचंद के पुत्र महेंद्र चंद गद्दी पर बैठा। पंडित हर्षदेव जोशी को गढ़वाल को भागना पड़ा। अब इसने भी यहाँ पे मोहनचंद का पुत्र था महेंद्र चंद। देखिए अब वही चीज़ आपके पास आ गई फिर से। 1788 में मोहनचंद के पुत्र क्या किया, महेंद्र चंद ने वहाँ पर फिर से आक्रमण कर दिया और जिससे हर्षदेव को क्या करना पड़ा था, गढ़वाल भागना पड़ा था। और साथ ही उसने अपनी राह पे 1788 अपनी राजगद्दी वहाँ पर हत्या ली थी। 1790 ईस्वी में नेपाल के गोरखाओं ने हवाल बाग के युद्ध में, साधारण युद्ध में मोहनचंद को पराजित किया था। तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आता है यहाँ पे कि सबसे पहले तो आपके पास चंदवंश का अंतिम शासक कौन था, राजा महेंद्र चंद था। गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब आक्रमण किया था, 1790 में आक्रमण किया था। और किस युद्ध में उन्होंने महेंद्र चंद को हराया था, तो हवाल बाग नामक एक स्थान है, वहाँ पर उन्होंने एक साधारण से यानी कि हवाल बाग के युद्ध में उन्होंने उसको हरा दिया था। और उसके बाद महेंद्र चंद पराजित हो गया था, जिस पर अल्मोड़ा पर उसने अपना अधिकार कर लिया था। तो गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा वीरगति को प्राप्त हुए और फिर गोरखाओं ने संपूर्ण कुमाऊं को अपने अधिकार में कर लिया, जिस प्रकार से चंदवंश का यहाँ पर अंत हो जाता है, ठीक है। तो इससे पहले वीडियो में आपके पास जो फर्स्ट वीडियो था, उसमें मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया था कि इसी बीच में हमारे पास एक नया वंश यहाँ पे था, कार्तिकीय। जब स्टार्टिंग कार्तिकेयपुर राजवंश से होती है, वही राजवंश गया था कुमाऊं में इसकी एक शाखा हुई कत्यूरी वंश, और कत्यूरी के साथ साथ यहाँ पे एक नया वंश हो रहा था चंदवंश, ठीक है। और गढ़वाल में इधर कार्तिकीयपुर राजवंश के साथ एक नया वंश चल रहा था परमार वंश। लेकिन अब ये गढ़वाल कुमाऊं का तो चंदवंश समाप्त हो चुका था 1790 में, लेकिन 1790 के साथ साथ गोरखाओं ने फिर से 1791 में गढ़वाल पर भी आक्रमण किया। उन्होंने लगा कि गढ़वाल पर भी, लेकिन उस समय के जो राजा जो थे प्रद्युम्न शाह ने सूझबूझ से यहाँ पर क्या किया, अपना कार्यभार संभाला और साथ ही साथ उनको बाहर खदेड़ दिया। उनके बीच संधि भी हुई थी कि वो कभी दोबारा गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन 1803 की, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 1803 में जब गढ़वाल पर भूकंप से पीड़ित था गढ़वाल, तो उन्होंने उस समय उसका मौका का फ़ायदा उठाया और गढ़वाल पर आक्रमण किया, जिस कारण उस समय खुड़बुड़ा का युद्ध जो था 1804 का जो था, वहाँ पर प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए और अधिकांश हिस्से पर गोरखाओं का यहाँ पर शासन हो गया था। तो इसके बारे में हम आगे परमार वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलता हूं जल्दी नई वीडियो से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे परमार वंश के बारे में।